नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किर्लोस्कर ब्रदर्स के बारे में। तो इसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों की बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं और ये हम इसके प्रीवियस चार्ट को देखते हैं। तो 2010 में स्टॉक की लिस्टिंग हुई है, उसके बाद जो है स्टॉक ने अपना हाई को टच किया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया है और उसके बाद अपने लो को टच किया। यहाँ तक स्टॉक जो है इस जोन में था, लेकिन उसके बाद जो है स्टॉक ने अपने हाई को ब्रेक किया है और यहाँ पे अपने लो को भी ब्रेक किया है। अगेन जो है अपने हाई को ब्रेक किया है, तो यानी कि प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है लगातार। यहाँ पे हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं और जो अपना लो है उसको भी ब्रेक किया है स्टॉक ने इस तरह से। तो जब इस तरह का पैटर्न बनता है कि स्टॉक में हायर हाई बन रहा है और लोअर लो बन रहा है, यानी कि दोनों साइड स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है, एक साइड कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो यानी स्टॉक में जो है वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और जब वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है तो एक साइड जो है या तो हमें ब्रेकआउट ज़्यादा देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने इस ट्रेड लाइन का और हायर हाई बनाने के बाद इसके नीचे नहीं गया स्टॉक और यहाँ से एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला है। 570 के समथिंग प्राइस था और यहाँ से स्टॉक जो है सीधा 2600 के पास भी गया है। तो एक शार्प मोमेंटम हमें वन साइड रैली देखने को मिली है। अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ तक तो स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है, उसके बाद में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। और अभी जो इसका करेक्शन का रीज़न है, 2 तारीख को 2 अगस्त को जो है कंपनी के रिजल्ट आए हैं, नेट प्रॉफिट थोड़े से लो रहे हैं, तो इसलिए हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक लेवल रहेगा जहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है इधर से, और अभी स्टॉक वापस रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। बट अभी जो है यहाँ पे जो ये लेवल था, यहाँ पे स्टॉक फंसता हुआ दिख रहा है, यहाँ से रिवर्सल लेने की ट्राई कर रहा है। तो यानी कि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में आ सकता है। और कंसोलिडेशन के बाद में अगर यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर निकलता है, बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिलती है, देन हम अपने लाइफ टाइम हाई तक तो स्टॉक जो है जा सकता है। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमें वेट करना होगा क्योंकि ऊपर भी सपोर्ट बन रहा है और नीचे सपोर्ट हो रहा है, तो स्टॉक बीच में रह सकता है, कंसोलिडेशन में रह सकता है। तो या तो फिर इसके ऊपर निकलेगा, देन हम इसको बाय करने की सोच सकते हैं। 14,363 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड रेंज कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो 41.2 का है, इंडस्ट्री पी 44.5 का है। तो वैल्यूशन इंडस्ट्री पी से कम है। आर ओ सी 27.3 का है एंड आर ओ 21.7 का है। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपनी के। डेट भी ना के बराबर है 0.11 का और बुक वैल्यू है 8.35 की। देखिए कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। तो किर्लोस्कर ब्रदर्स जो है किर्लोस्कर ग्रुप की ही कंपनी है। इनका जो बिजनेस है उसमें लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स, इरिगेशन सिस्टम्स, पम्प्स, वेल्स, मोटर्स एंड हाइड्रो टर्बाइंस का 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और 12 इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा इनके ये बाकी ब्रांड्स है किर्लोस्कर, एसपीपी पम्प्स जिसको इन्होंने एक्वायर किया था 2003, KOPL, BP, साइनक्रोफ्लो, ये सभी इनकी ही कंपनीज है, सब्सिडरी कंपनीज और कुछ जॉइंट वेंचर्स है। कंपनी के जो बिज़नेस है उसमें हम देखें तो मेड टू स्टॉक जो प्रोडक्ट्स है वो 50% है। सो मेड टू स्टॉक क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स कंपनी पहले से बना के रख लेती है। कंपनी फोरकास्ट करती है कि आगे चल के किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है, उतना वो पहले से बना के रख लेती है। तो इसके फ़ायदे अगर देखें तो अगर जब कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं तो वो क्विकली रिस्पॉन्स कर पाती है कंपनी और जल्द से जल्द जो है कंपनी अपना माल बना के, अपना माल उसके पास बना हुआ पहले से होता है तो कस्टमर को जल्दी बेच पाती है, जिससे इनके इन्वेंट्री डेज और कैश कन्वर्सन साइकिल जो है वो कम रहता है। और साथ में कॉस्ट सेविंग भी रहता है ये मेड टू स्टॉक प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो कंपनी है वो पहले से प्रोडक्ट बना के रखती है और बल्क में प्रोडक्ट बनाती है। बल्क में प्रोडक्ट बनाने की वजह से जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहती है। एंड अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज रहता है कि इन्वेंट्री रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंपनी को प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखने पड़ सकते हैं। इसकी वजह से स्टोरेज का जो कॉस्ट आता है कंपनी को वो रह सकता है अगर प्रोडक्ट टाइम पर सेल नहीं हुए तो। उसके बाद मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स है 28%। मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर जो ऑर्डर है, ऑर्डर मिलने के बाद प्रोड्यूस करेगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे कि कंपनी कस्टमाइज़ कर सकती है अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट्स को। इन्वेंट्री रिड्यूस होती है क्योंकि स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, जब ऑर्डर आएगा तभी बनाएगी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है इन प्रोडक्ट्स के साथ और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो यानी एक तरह से कस्टमर लॉयल कस्टमर बन के रहता है अगर कंपनी उनके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है। जो मेड टू स्टॉक के एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज है, जो उसके डिसएडवांटेज है वो इसके
एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा रहती है, क्योंकि बल्क में प्रोडक्ट नहीं बना रही है, जब ऑर्डर मिल रहा है तब बना रही है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, काफ़ी सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को हम बल्क में नहीं बना रहे, अलग अलग बना रहे हैं, तो थोड़ा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, जिसमें मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इंजीनियर टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स में 18% है। इसके क्या जो एडवांटेज रहेंगे कि इंजीनियर प्रोडक्ट्स यानी कि जिनको कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकती है, इसके लिए इन्हें अपने इंजीनियर्स को, डिज़ाइनर्स को जो है कोलैब भी कर सकती है उनके साथ में। एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि कंपनी इन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा खासा जो अमाउंट है वो चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर से। डिसएडवांटेज में कि क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है मैनेजमेंट में, तो इनको थोड़ा खर्चा भी आ सकता है इसको बनाने के लिए। जो उसके अलावा 4% प्रोजेक्ट्स है वो ट्रेडिंग एंड सिविल प्रोजेक्ट्स है। ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स में जो है कंपनी के खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस एंड सिस्टम और कंपोनेंट्स, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके खुद के प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंपोनेंट्स वगैरह, ये सब है ट्रेडिंग में। और सिविल में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनके, जैसे इरीगेशन एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सब। अभी बात करते हैं आगे। तो जियोग्राफिकली देखें तो डोमेस्टिक स्केल पे 67% जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, एंड 33% एक्सपोर्ट करती है बाहर की कंट्रीज़ में। अभी हम देखते हैं पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो इस सेक्टर में कोई ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, और उनमें से इसका पी रेशो काफ़ी कम है, 41.2 का। करेक्शन इसमें 32.63% का है। एंड बाकी कंपनीज़ों में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 8.35 की है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे कम बुक वैल्यू है, हालांकि 8.3 ज़्यादा है, बट इस इंडस्ट्री का पी वी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इसलिए इनका भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब जो कंपनी के रिजल्ट्स आए थे जिसकी वजह से स्टॉक का हमें डाउनफॉल देखने को मिला, उसकी बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू डाउन रहा है इस साल, 1224 से 1031 करोड़ के रेवेन्यू हुए। जो नेट प्रॉफिट है वो 153 करोड़ से 66 करोड़ पर हुए, और जो है ओपीएम भी कम रहा है 16% से 11%। तो देखिए ये जो नेट प्रॉफिट सब हुए हैं, अगर हम देखें तो 2021 में भी हम देखते हैं तो जो मार्च क्वार्टर था वो सबसे अच्छा रहा था, 954 करोड़ का। उसके बाद जून में रेवेन्यू घटे, देन बढ़ना शुरू हुए, और 2023 में भी 1125 करोड़ के रेवेन्यू हुए। उसके बाद 900 करोड़ की जो है रेवेन्यू 900 करोड़ के रेवेन्यू आ गए घट के। जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी मार्च में काफ़ी अच्छे रहते हैं, 2023 में भी, और इस साल भी मार्च में सबसे अच्छे रहे। अगर हम मनी कंट्रोल पे देखते हैं पुराना डाटा, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है ये, तो उसमें जो है 2018 से हम देखना शुरू करते हैं तो जो मार्च का क्वार्टर था वो सबसे अच्छा था, 1013 करोड़ का। उसके बाद जून में 1013 करोड़ से सीधा 733 करोड़ पे आ गया है रेवेन्यू। उसके आगे हम देखते हैं तो 2019 में देखिए, दो 2020 में देखते हैं 786 करोड़ के रेवेन्यू थे मार्च में, क्योंकि अगले साल अगले क्वार्टर में घट के 454 करोड़ के रह गए, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। इसके अलावा 2021 में देखते हैं तो 2021 में भी देखिए 858 करोड़ से घट के 621 करोड़ के रेवेन्यू रह गए। तो ये जो मार्च का क्वार्टर है कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब मार्च में नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागना शुरू करता है, और उसके बाद जब घटते हैं तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये मतलब साइकोलॉजी है कि स्टॉक का जो अगर हम ईयरली प्रॉफिट लॉस देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है पिछले साल, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक परफॉर्म जरूर करेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैनिक हो जाता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो है जून में नेट प्रॉफिट घट जाती है, इसलिए उनको लगता है कि कंपनी थोड़ा लॉस में आ रही है। बट इसका जो रीज़न है घटने का, वो एक तो ये रीज़न है कि मार्च में जो है फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एंड दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी के हमने जैसा बिजनेस में देखा कि इसका जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है उसमें डोमेस्टिक स्केल पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, 67% का। यानी ये कंपनी इंडिया के सीजन के हिसाब से वर्क करती है। और इसमें हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है वो इरीगेशन सेक्टर से है, 916 करोड़ का। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी इरीगेशन सेक्टर में से कमाती है। और इरीगेशन सेक्टर में क्या होता है कि पानी को सप्लाई करना खेतों वगैरह में, या फिर बंजर जमीन में जहाँ पे पानी अभी नहीं है, या फिर बारिश नहीं हुई है, या फिर उसमें पानी कम रहता है। तो अब जब है मार्च के क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसानों को इरिगेशन सिस्टम की, तो वो इस कंपनी से बाय करते हैं।
पर जब उसके बाद में मार्च का क्वार्टर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जो है मानसून का सीज़न आना शुरू होता है, और जब मानसून का सीज़न आता है तो उन्हें अननेचुरल वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो पाइप्स वगैरह से या इरिगेशन सिस्टम से या वाटर सप्लाई सिस्टम की जो है मदद ले। फिर जो है मानसून का सीज़न है तो मानसून की वजह से उनको नेचुरली जो है पानी मिल जाता है खेतों के लिए। तो देन जो इनकी प्रोड्यूस की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ही जो है इरिगेशन सेक्टर से आ रहा है। और जो कि इनकी जियोग्राफिकली हम देखें तो 67% रेवेन्यू इंडिया से है, यानी इंडिया के सीज़न के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्च के बाद जो है मानसून आना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इनका जून में रेवेन्यू कम रहता है, एंड सितंबर और दिसंबर से जो वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, और मार्च का क्वार्टर अगले साल का वापस से काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और तब तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, तो ये स्टॉक भी आपको अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। तो अभी ईयरली प्रॉफिट देखते हैं, तो देखिए जो रेवेन्यू वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े पिछले कुछ सालों में। हम देखें 2014 में 2,675 करोड़ के रेवेन्यू थे, और 2024 में 4,001 करोड़ के, यानी 2 गुने भी पूरे नहीं हो पाए रेवेन्यू। पर जो नेट प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े, 65 करोड़ से बढ़ के अगले 10 सालों में 350 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स हुए। और रेवेन्यू जो ओपीएम है वो भी अच्छी तरह से बढ़ा है, तो ओपीएम भी जो हाईएस्ट चल रहा है 13% का, एंड इंटरेस्ट भी कम दे रही है कंपनी, ओनली 26 करोड़ का। एंड डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो पिछले साल का डिविडेंड रहा है 14%। बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखिए 927 करोड़ के रिजर्व थे, और बोरोइंग्स 578 करोड़ की थी। तब भी जो बोरोइंग्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अभी की हम देखते हैं तो जो रिजर्व्स बढ़ के 1703 करोड़ हो चुके हैं, और बोरोइंग्स 192 करोड़ है। यानी कि एक भी साल ऐसा नहीं रहा है, अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखें तो एक भी साल ऐसा नहीं रहा है जब रिजर्व से बढ़ के बोरोइंग्स हो गई हो। तो कंपनी हमेशा से डेट फ्री कंपनी रही है। कैपेक्स 32 करोड़ का कर रही है कंपनी, और इन्वेस्टर्स में 410 करोड़ रुपया लगा है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो जो आरओसी है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें पिछले कुछ सालों में। इस साल का आरओसी जो रहा है 27% का रहा है। इन्वेस्टर्स में 65.95% प्रोमोटर्स है, एफ आई एस 5.03% है, डी आई एस 9.88% है, एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, एंड 19.13% पब्लिक है। इस 19% पब्लिक में से अगर हम टिकट टेप पे देखते हैं, देखिए एफ आई एस ने अपना थोड़ा स्टेक जो है बढ़ाया हुआ है यहाँ पे 1.5% से बढ़ के 5% एफ आई एस जो हो गए। म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा स्टेक बढ़ाया हुआ है, एंड डी आई एस ने अपना स्टेक थोड़ा घटाया हुआ है। इसके अलावा जो रिटेलर होल्डिंग है, तो पब्लिक होल्डिंग में देखते हैं तो रिटेलर्स 12.46% है, अदर पार्टीज यानी एच एन आई 6.67% है। तो 12.46% पब्लिक होल्डिंग मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।